नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इस हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में 5 नंबर का चैप्टर है और मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि इसमें कौन सा सवाल आएगा। दोस्तों 5 नंबर का है, इसमें देखिए पहले हम 3 सवाल आएंगे दोस्तों एक नंबर के, और एक सवाल आएगा दोस्तों 2 नंबर का। अब मैं आपको एक नंबर के भी सवाल क्लियर कराऊंगा और 2 नंबर का भी सवाल क्लियर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा परिचय बता देता हूँ। दोस्तों हमारा पर्यावरण हम जानते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण है, इसी को पर्यावरण बोलते हैं। तो मैं पर्यावरण का थोड़ा संधि विच्छेद करके आपको समझा दूँ। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर। क्या होता है दोस्तों? चारों ओर। आवरण तो हम जानते हैं हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण मतलब चारों ओर का आवरण। दोस्तों ये आप समझ गए कि हमारा पर्यावरण क्या होता है। तो हमारे पर्यावरण में हम जानेंगे, पहली हेडिंग लगाइए दोस्तों पारितंत्र। साथ में नोट्स बनाते रहिए, परीक्षा के पहले दिन पढ़ के जाओगे तो आपके 5 में 5 नंबर पक्के लाओगे। दोस्तों पारितंत्र की परिभाषा से पहले मैं आपको पारितंत्र को भी संधि विच्छेद से समझा देता हूँ। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र, पारि मतलब चारों ओर का तंत्र। चारों ओर जो ये तंत्र फैला हुआ है दोस्तों, यही पारितंत्र है। दोस्तों पारितंत्र की परिभाषा सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किसी क्षेत्र के जैव और अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। यानी जो जैव घटक है और अजैव घटक, अब आप कोई एक क्षेत्र मान लीजिए आपका अपना स्टडी रूम है, तो स्टडी रूम में जो जैव घटकों में आप जैव हो, कहीं छिपकली हुई होगी या और कोई भी जीव होगा, वो जैव हो गया। और अजैव घटकों में आपकी मेज है, आपकी किताब है, आपकी पेन है, ये सब क्या है? अजैव घटक है। तो इनके बीच में तंत्र बना हुआ होता है, पारस्परिक संयुक्त रूप से बनाते हैं। देखिए पहले हमें ये टॉपिक जो मोस्ट टॉपिक के पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीव जैव घटक है। यानी कोई क्षेत्र है, जैसे कोई भी आप अपना छोटा सा घर ही मान लीजिए, घर में जितने भी जीव है वो सब क्या हो गए? वो जैव घटक हो गए। और किसी क्षेत्र के संपूर्ण भौतिक कारक जैसे मृदा है, यानी कोई क्षेत्र है उसके जो भौतिक कारक है, मृदा है, वायु है, जल है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज है इत्यादि, ये क्या हो गए? अजैव घटक हो गए। दोस्तों प्रकृति में जैव और अजैव घटकों में परस्पर क्रियाएं होती रहती है। इन्हीं की वजह से क्या होता है? प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जैसे जैव घटक हो गया, जिससे आपकी क्रिया किससे हो रही है? किताब से हो रही है। आप किताब पढ़ रहे हो तो आपसे उसकी क्रिया हो रही है, इसकी वजह से प्रकृति में संतुलन बन रहा है ना। दोस्तों सजीवों की वृद्धि जनन एवं अन्य क्रियाकलाप जो होते हैं वो घटकों द्वारा प्रभावित है। यानी सजीव में वृद्धि होना, वो जनन करते हैं और कई क्रियाकलाप करते हैं, खाना पीना चलना, ये सब क्रियाकलाप ये अजैव घटकों के कारण ही कर पाती है। अगर अजैव घटक नहीं होंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे। दोस्तों पारितंत्र के उदाहरण भी जान लीजिए। आपको 4 उदाहरण यही याद रखने हैं। पहला है खेत है, बगीचा है, झील है, तालाब है। अब आपने उदाहरण याद कर लिए तो आपको पूछा जाएगा कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 नंबर का पूछ सकता है। दोस्तों आप कहना पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक है प्राकृतिक पारितंत्र, इसमें उदाहरण याद रखनी है, परिभाषा याद नहीं रखनी है आपको। उदाहरणों में वन है, झील है। मानव निर्मित पारितंत्र में खेत है, बगीचा है, तालाब है। और अब दोस्तों जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यानी जीवन को जीते कैसे निर्वाह करती है जीवन जीने का, उसके आधार पर हम जीवों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का 100% पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछ सकता है वो। दोस्तों उत्पादक यानी उत्पादक क्या होता है? उत्पादक की परिभाषा आपको याद रखनी है, आपको रटी हुई होनी चाहिए। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं, इसे जीव उत्पादक कहलाते हैं। यानी जितने भी हरे पौधे हैं, नील हरित शैवाल, यानी जो आप देखते हो ना, शैवाल बोलते हैं जिसको आप, जैसे जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ हरी हरी परत जम जाती है, उसी को नील हरित शैवाल बोलते हैं। दोस्तों ये सब क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें उत्पादक बोलते हैं, यानी ये उत्पादन करते हैं स्वयं। उसके बाद होता है उपभोक्ता। दूसरे नंबर की ये लाइन पक्का आएगी, उपभोक्ता।
जैसे वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं। अब आप ये मत समझना कि आप अपनी मम्मी पर निर्भर हो, मम्मी आपको खाना बना कर दे रही है। नहीं दोस्तों, वो भी तो इंसान है। मैं बात इंसान की कर रहा हूँ। मनुष्य उपभोक्ता में आता है, क्योंकि वो खुद भोजन नहीं बनाता है। हम रोटी पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। ऐसे जीवों को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ताओं को मुख्यतः मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी बांटा गया है। मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर शेर है, चीता है, बाघ है वगैरह। और शाकाहारी जो सिर्फ हरे पत्ते खाते हैं, जैसे गाय बकरी है। और सर्वाहारी में मांस भी खाते हैं और हरे पत्ते भी खाते हैं, जैसे हम हो गए। मनुष्य मांस भी खाता है, हरे पत्ते भी खाता है, रोटी भी खाता है। परजीवी जो दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं। उसका तीसरा भाग है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? देखिए, जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेष को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। यानी जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु और कवक, एक तो जीवाणु और दूसरा कवक, ये क्या है? सूक्ष्म जीव जैसे मृत जैव अवशेष को, यानी जैसे कोई गाय मर गई तो उसके ऊपर जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ये क्या करते हैं? उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। और वही पदार्थ क्या होते हैं? सरल पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तथा पुनः पेड़ पौधों द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। यही अपघटक होते हैं। अपघटक का क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, ये समझिए। इसको ये आपको बनाना है, उससे पहले थोड़ा एक लाइन समझ पढ़ लीजिए। प्रकृति में सभी जीव एक दूसरे का आहार करते हैं, यानी प्रकृति में सभी जीव होते हैं वो एक दूसरे का आहार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शेर है, तो शेर क्या है? बकरी खाता है। बकरी मांस खाता है, तो वो बकरी का आहार करता है। बकरी हरे पेड़ पौधे खाती है, पत्ते खाती है, तो पत्ते भी एक तरह के जीव ही हुए। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले या वाले लिखना है, लेने वाले जीवों की खाद्य श्रृंखला, ये श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। अब आहार श्रृंखला कैसी होती है, ये इस छोटी सी सारणी के माध्यम से समझिए। जैसे अगर वन पारितंत्र के माध्यम से हम समझें, 3 उदाहरण दिए हुए। वन पारितंत्र में जैसे हरे पौधे हुए, हरे पौधों को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? हिरण को बाघ खाएगा। तो ये क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला बढ़ती गई। इसी प्रकार घास के मैदान को लें तो घास के मैदान में हरे पौधे होंगे, हरे पौधे में छोटी छोटी घास होगी, उनको कौन खाएगा? उनको कीट खाएंगे। और कीट को कौन खाएगा? कीट को मेंढक खाएगा। और मेंढक को कौन खाएगा? मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। ये भी घास के मैदान से खाद्य जाल हुआ या आहार श्रृंखला हुई। उसके बाद अगर तालाब को देखें तो तालाब में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधों को कौन खाएगा? छोटी मछलियाँ, जो शाकाहारी मछलियाँ होती है वो हरे पौधों को खाएगी। उसके बाद जो बड़ी मछलियाँ होती है वो क्या करेगी? वो छोटी मछलियों को खाएगी। और बड़ी मछलियों को कौन खाएगा? बगुला खाएगा। इसी प्रकार ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। फिर बगुला मर जाएगा, बगुला मरेगा तो उसके जो मृत अवशेष होगा उसको कौन? उसको अपघटक सरल पदार्थों में बदल देंगे। और वो सरल पदार्थ क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे तो वापस पेड़ पौधे उनका उपयोग कर लेंगे। इसी प्रकार ऐसे बढ़ती रहेगी चैन। तो जैसे उत्पादक कौन हुए? हरे पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, मैंने आपको पहले बताया था उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता मैं रिवीजन कर लेता हूँ। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता हो गए, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता बगुला हो गया। इसी प्रकार बढ़ता रहता है जाल। लेकिन एक बात आपको मैं आगे बता दूंगा, याद रखनी है कि ये जो आहार श्रृंखला होती है, खाद्य जाल होता है, ये 3 से 4 स्तर तक ही होता है। जैसे उसके बाद है आहार जाल। हम पढ़ेंगे आहार जाल क्या है। आहार जाल इसकी परिभाषा यही है, प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाएं आपस में मिली हुई होती है। यानी प्रकृति में जो हमने आहार श्रृंखला पढ़ी थी ये आपस में मिली हुई होती है। कैसे? जैसे ये हिरण है तो हिरण ये खाएगा, हिरण ये बाज है तो बाज हिरण को भी खा सकता है, मरे हुए हिरण को भी खा सकता है। ये बगुला है, जैसे बड़ी मछली बाज बड़ी मछली को भी खा सकता है। इसी प्रकार ये मिली हुई होती है। बाघ है तो बाज को भी खा सकता है। मतलब ऐसे एक दूसरे मिली हुई होती है। इसी को क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। अब पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रवाह। ऊर्जा के प्रवाह क्या होते हैं? जैसे उत्पादक सौर प्रकाश में, यानी ये अंतरण करता हूँ, ध्यान देने की बात है।
उत्पादक होते हैं वो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को, यानी सूर्य के प्रकाश में जो निहित ऊर्जा होती है ना, उसको ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होती है उसको खुद ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, वो उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मतलब पाचन नाल में, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। यही ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों तक पहुंचती है। यानी यही ऊर्जा उत्पादक से आती है, उत्पादक से धीरे धीरे विभिन्न उत्पादक, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनसे लेकर अपघटकों तक पहुंचती है, फिर लास्ट में अपघटक तक पहुंचती है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिली वो उत्पादक को मिली, उत्पादक से ऊर्जा शाकाहारी को मिली, शाकाहारी से ऊर्जा मांसाहारी को मिली, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी तक पहुंच गई ऊर्जा। यह क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है ऊर्जा। निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम होता है, दशक नियम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे उदाहरण में समझते हैं, ये सूर्य है, क्या है ये भैया सूर्य है। तो इस सूर्य में कितनी ऊर्जा निकली, इस सूर्य से घास को कितनी ऊर्जा मिली, 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिली, 10,000 कैलोरी ऊर्जा मिली। और इस घास को किसने खाया, इस घास को कीट ने खाया। कीट ने खाया तो कीट को कितनी मिली, 1000 कैलोरी ऊर्जा मिली। और कीट को किसने खाया, कीट को मेंढक ने खाया। मेंढक ने खाया तो मेंढक को कितनी मिली, 100 कैलोरी मिली। और मेंढक को सांप खाएगा, सांप को 10 मिली। और सांप के बाद बाज खाएगा सांप को, तो बाज को कितनी मिली, मात्र 1 कैलोरी ऊर्जा ही मिली। यानी सूर्य से निकली 10,000, बाज तक पहुंची 1 कैलोरी ऊर्जा। यानी ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक लाइन का पूछेगा। 99% संभावना है ये पूछने की। अगला टॉपिक है ओजोन। ये ओजोन क्या है, ये वायुमंडल की ऊपरी स्तर में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यानी वायुमंडल है, इसकी ऊपरी स्तर में एक ओजोन गैस होती है। इस ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, इसी को ही ओजोन कहते हैं। ये ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी विकिरण जो बहुत ही हानिकारक होती है, कैसी होती है, हानिकारक, बहुत ही हानिकारक होती है। पराबैंगनी विकिरण से मानव में त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है इसमें, जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या होता है, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है ये। ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के अणु पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से, यानी जो ऑक्सीजन का अणु होता है, ये ऑक्सीजन का अणु है, इस पर क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी का विकिरण का प्रभाव हुआ, तो इसी से क्या हो गया, ओजोन का निर्माण हो गया। जैसे ये ऑक्सीजन, इस पर क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट का ये इसका प्रभाव हो गया, इससे क्या हो गया, ये O3 ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है ओजोन गैस का। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया। ओजोन का निर्माण कैसे होता है वो भी पढ़ लिया। अब इस ओजोन ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आती है उसी से हमारी सुरक्षा करती है। अब इसका क्षय हो रहा है। ओजोन परत का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या है, बहुत ही आवश्यक है। परंतु मानवीय क्रियाकलापों, यानी हम हमारी क्रियाकलापों के माध्यम से धीरे धीरे इसका क्षय होने लगा है हमारी क्रियाकलापों की वजह से। जैसे कैसे होता है, एक तो रेफ्रिजरेटर, ये अपना फ्रिज होता है, ये अग्निशमक में उपयोग होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ओजोन संबंधी हमारे को इसी से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब अगला 2 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको 2 नंबर की। पहला है जैव व अजैव न्यूनीकरण अवशेष। अब वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रक्रम होता है उनकी वजह से अपघटित हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उनको कहते हैं जैव न्यूनीकरण अवशेष। अब इनके उदाहरण है तो पादप और जंतु के अवशेष, यानी पादप या जंतु कोई मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष होते हैं वो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अजैव न्यूनीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण देखें तो प्लास्टिक और कांच। प्लास्टिक और कांच होता है, इनका जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने जाना कि कैसे हमारे पर्यावरण में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये सब पढ़ लिया। अब आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, मैं उस पर एक छोटा सा वन शॉट लाऊंगा। थैंक यू।